रॉबर्ट कियोसाकी को तो आप जानते ही होंगे। ये ऑथर है रिच डैड पुअर डैड के। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस किताब है जिसने सभी लोगों के दिमाग को हिला के रखा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में एक खबर आई थी। खबर ये आई थी कि रॉबर्ट कियोसाकी जो पूरे दुनिया को सिखाते थे कि भैया एसेट्स ज्यादा रखने चाहिए और लाइबिलिटीज उर्फ कर्जा कम रखना चाहिए, उन्होंने खुद ने कन्फेस किया कि वो 1.2 बिलियन डॉलर के डेट पे है। ये हुआ तब था जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि हमने सुना है कि आप करीब 600 मिलियन डॉलर के डेट में हैं। तब उन्होंने रिवर्ट में कॉन्फिडेंस के साथ खुशी खुशी कहा, नो गलत, इट इज 1.2 बिलियन डॉलर। पर ऐसे में काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे हलचल मची, मीडिया रिपोर्ट्स कवर हुई एंड सबने लोगों को डराने की कोशिश करी कि देखा जो व्यक्ति जो सिखा रहा है उसको फॉलो नहीं करता। मेरा भी पहला रिएक्शन कहीं ना कहीं ऐसा ही था। लेकिन जैसे कि हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आने से पहले हमेशा हमारा दिमाग खोल के रखना चाहिए, निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, तो मैंने आज निकालने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली ये क्या माजरा था, इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा, और एट द एंड आप लोगों को कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि रॉबर्ट कियोसाकी इन दोनों में से क्या है, क्या वो है स्मार्ट या फिर है फुलिश, या आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो समझते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। तो रॉबर्ट कियोसाकी के लास्ट कुछ सालों के रीसेंट ईयर्स के अगर आप इंटरव्यूज देखते हैं तो वहां पर वो एक चीज कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं। वो कॉन्स्टेंटली ये बता रहे हैं कि जब हम इक्विटीज, बॉन्ड्स, इन सारे चीजों की अगर हम बात करते हैं तो सूनर और लेटर उनको लगता है ये कोलैप्स हो जाएगा। क्या इस बात में सच्चाई है? हो भी सकती है। क्यों हो सकती है समझते हैं। पहली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जब से आया हुआ है तब से काफी ज्यादा फियर मच चुका है कि शायद जॉब्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते थे कि प्राइवेट सेक्टर में जाओ या गवर्नमेंट सेक्टर पे जाओ तो एक जॉब सिक्योरिटी है, तो वैसा जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज रही नहीं है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 लोगों की जॉब तो आराम से खा जाएगा। तो जो मैकेनिक वर्क होता है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और ये अपने कॉन्स्टेंटली कुछ इंटरव्यूज में कह चुके हैं। जब भारत भी आए थे तो ऑब्वियसली 30-40 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा इंटरव्यूज और काफी सारी चीजें करी हैं। तो आप लोगों को बता दो कि वहां पर वो एक कांस्टेंट चीज कहते थे कि यार सिल्वर में आपको निवेश करना चाहिए। और सिल्वर में क्यों निवेश करना चाहिए? बिकॉज उनका मानना है कि कोई भी चीज जो प्रिंट की जा सकती है ना, प्रिंट क्या क्या किया जा सकता है, पैसों को प्रिंट किया जा सकता है, ईटीएफ्स को प्रिंट किया जा सकता है, कोई भी चीज जो प्रिंट हो सकती है उसके वो इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू ओनली एंड ओनली इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट्स। अब ये उनका डर क्यों है? ये स्वाभाविक सी भी बात है, बिकॉज जब कोई भी चीज आप प्रिंट कर सकते हो और आपके या मेरे कंट्रोल में वो चीज नहीं, वो किसी और अथॉरिटी के कंट्रोल पे है, तो वो डिमांड और सप्लाई अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण 2020 का फॉल देख लीजिए। फॉल आया, पैनिक था, मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच आया, वहीं पर फेड ने धनाधन नोट छापने शुरू कर दिए और उस चीज को कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया, जिसके चक्कर में वहां से एक रिवर्ट आना शुरू हो गया। इसी चक्कर में वो जो एक कन्वेंशनल थॉट विजडम चलता है कि यार आपको 60:40 के रेशियो में रखना चाहिए, 60% आपका इक्विटी में हो और 40% फिक्स्ड एसेट्स या फिर बॉन्ड्स में हो, इस पे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये गलत है। बिकॉज सबसे पहले अगर सबसे बड़ा क्रैश आएगा तो लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा, उससे भी बड़ा होगा और इस बार बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से डेंजर में आ सकता है। और उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उनका ये कहना है कि भैया बॉन्ड मार्केट इतना बड़ा है कि उसको कोई गवर्नमेंट भी बेल आउट नहीं कर पाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 1.2 बिलियन डॉलर को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? तो इसको थोड़े से हम मेंटल मैथ्स के साथ, या फिर अगर मेंटल नहीं कर पाते आप लिख लिख के कर सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेगा। अभी तक हम सबको एक चीज तो पता है भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, सबसे बढ़िया मैजिकल चीज है। और जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देते हैं तो आपका डबलिंग ऑफ मनी थोड़ा तेज हो जाता है। ये दोनों तरीके से होता है, जब आप उधार लेते भी हैं, जब आप उधार देते भी हैं। इसके लिए एक सिंपल सा रूल काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको ऑलरेडी समझा चुके होंगे, हमारे चैनल पे हम 1.5-2 साल पहले बात कर चुके हैं। वो है पावर ऑफ 72। इन केस आपको नहीं पता हो तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कोई भी एसेट क्लास ले रहे हैं जो 10% का रिटर्न दे रहा है, 72 से 10% को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 7.2। तो आपके उस पैसे को डबल करने के लिए 7.2 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उतने जल्दी आप अपने पैसे को डबल कर पाएंगे। इसको
अगर सिंपल एग्जांपल से लूं, लेट्स से 1 लाख रुपीस है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी काम की चीज होगी। 1 लाख रुपीस है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके और पोजिशनल ट्रेडिंग करके हर साल 36% निकालते हैं, तो फर्स्ट ईयर का 1 लाख होगा, हर 2 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो पहले 2 साल में वो 2 लाख होगा, फिर 4 साल में अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 के बाद आप अगले बार सीधे बन रहे हैं करोड़पति। ये तब होगा जब 36% का रिटर्न हो रहा है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट स्टिल। तो आपको समझना पड़ेगा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने एक लूप होल निकाला मार्केट का। कैसे? चलिए इसको पहले के एग्जाम्पल से समझिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई एसेट ढूंढा है, हम नॉर्मल कोई एसेट समझते हैं, स्टॉक समझते हैं, कोई भी एसेट समझते हैं। उस चीज को खरीदने के लिए आपको लग रहे हैं 20,000 रुपए। कितने लग रहे हैं? 20,000 रुपए। और आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है, लेट्स से इक्विटी मार्केट ही है, ये साल भर में आपको 10% का रिटर्न तो देगी। आपने XYZ एक कुछ स्टॉक वॉक देखा, आपने बोला 20,000 रुपए लगाऊंगा, 10% का साल भर में रिटर्न बनेगा, तो कितना बनेगा? 2,000 रुपीज। करेक्ट, 2,000 रुपीज इस साल बनेगा। अब आप सोचते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इतना ज्यादा है कि कुछ भी हो जाए, 10% तो दे के ही रहेगा। तो आप जाते हो पड़ोस वाले बैंक के पास, आप उस बैंक में पहुंचते हो और वो बैंक वाला बोलता है कि नहीं, आप थोड़े देर बाद आओ क्योंकि अभी लंच चल रहा है। आप समझ गए हो कौन सा बैंक है। तो आप लंच के बाद आते हो, 1 घंटे बाद, तो फिर आप बात करते हो और उस बैंक से आप 80,000 रुपीज उधार लेते हो लोन के रूप पे। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जो उधार ले रहे हो वो ले रहे हो 7.5% के रेट पे। कितने पे? 7.5% के रेट पे। तो अब 80,000 आपने उधार ले लिया, 20,000 आपके पास ऑलरेडी था, तो 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज अब जब आप उस XYZ एंटिटी, एसेट या स्टॉक पे लगाओगे, वो जब 10% से बढ़ेगा, तो आपको अब फायदा कितना होगा? 10,000 रुपीज, बिकॉज 10,000 का 10% होता है 10,000 रुपीज। आपको पहले वाले केस पे कितना हो रहा था? 2,000। बट वेट, आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट रेट भी तो है। बिल्कुल है, 7.5% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट रेट इस अमाउंट पे जो आपने उधार लिया उस पर कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा 6,000 रुपए। कितना निकलेगा? 6,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज का आपने रिटर्न बनाया, 6,000 रुपीज आपको बैंक को देने हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, नेट बन रहा है 4,000 रुपीज। आप पहले जब आपके पास केवल 20,000 रुपीज था, आप कितना का रिटर्न बना पा रहे थे? आप केवल 2,000 का रिटर्न बना पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उधार लिया, इंटरेस्ट दिया, और ऑब्वियसली उधार तब ले रहे हो जब इंटरेस्ट रेट कम है, तो यहां पर आप नेट और नेट 4,000 रुपीज बना रहे हो, विच इज डबल जितना आप इनिशियली बनाना चाहते थे। सिंपल तरीके से एग्जाम्पल अगर समझ में आया तो लाइक करना, बिकॉज मैं कोशिश करता हूं जितने आसान तरीके से हो सकते हैं बड़े लोगों का दिमाग आपको डिकोड करके दे दूं। अब इस पे दूसरे फायदा भी देखो। आप हो सकता है आपने, ये तो हमने स्टॉक लिया, अब इसमें ना मल्टीपल जीरोस लगा दो। रॉबर्ट कियोसाकी के केस में रॉबर्ट कियोसाकी बेसिकली यही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रियल एस्टेट ले रहे हैं, रियल एस्टेट पे अपना थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, बाकी सारा उधार ले रहे हैं। उधार लेने के बाद उसका इंटरेस्ट और वो प्रॉपर्टी से जितना निकल रहा है वो कमा रहे हैं, बट वो उसको और पुशन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो रेंटल्स भी कमा रहे हैं। देखो, प्रॉपर्टी जब आप लोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो एप्रिशिएट होगी, बट प्रॉपर्टी जब आप किसी को रेंट पे चढ़ाओगे तो उसका रेंटल्स भी वो कमाएंगे। करेक्ट? तो वो रेंटल्स भी कमा रहे हैं, प्लस टैक्स बेनिफिट भी कमा रहे हैं। क्योंकि अगर वो कोई नॉर्मल धंधा करके विदाउट लोन अगर कमाएंगे तो पूरी तरीके से टैक्स ब्रैकेट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी कमा रहे हैं, एप्रिसिएशन भी कमा रहे हैं, और उसके बाद जो वो अलग से मॉर्गेज या कुछ भी कर लो उधर से भी कमा रहे हैं। तो बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ने ये दिमाग लगाया हुआ है। लेकिन आप बोलोगे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि भैया मैंने 1.2 बिलियन डॉलर्स का उधार लिया हुआ है, एंड अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक की प्रॉब्लम है। बिकॉज अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक सोचा होगा, किसी ने सुना होगा तो बच्चे एक्साइटेड होंगे, यार अभिषेक भैया ने तो बड़ा तगड़ी चीज बता दी, आज ही जाता हूं, लोन लेता हूं, लोन लेके धंधा चालू करता हूं, इधर से उधर घुमाता हूं। नहीं भैया, ये कतई मत करना, बिकॉज इंडिया के डायनेमिक्स, डेमोग्राफिक्स, सारी चीजें अलग हैं। अब यहां पर आप समझोगे ऐसा क्यों। एक चीज समझो, अगर आप रिटेल, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, 2006 के आसपास
जिस तरह के रियल एस्टेट प्राइसेस नोएडा गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे थे, तो काफी ज्यादा प्राइम लोकेशन पे काफी प्रॉपर्टीज काफी एक्सपेंसिव मिल रही थी। काफी सारे लोगों ने उधार लेके शायद यही कंसेप्ट पे काफी सारी प्रॉपर्टीज ले ली कि रेंटल तो मिलेगा, उससे ईएमआई हम भरेंगे, ये सारी चीजें होंगी। फिर 2008 में जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, इसके ऊपर भी अपने चैनल पे अपन ने वीडियो बनाया हुआ है, तब इनको एक रियलिटी चेक मिला कि अरे भाई साहब, सारी प्रॉपर्टीज इतनी इन्फ्लेटेड लेवल पे थी कि हमने तो जबरदस्ती महंगे में ले ली। और जब मार्केट गिरने लग गया, उसके चक्कर में क्या हो गया कि काफी सारी प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही थी और लोन बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके चक्कर में लेजिट बहुत लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जब आप पर्सनल या फिर रिटेल यूनिट्स लेते हैं, वहां पर रिस्क होता है। पहली चीज, रॉबर्ट कियोसाकी रिटेल यूनिट्स कम और कमर्शियल यूनिट्स में ज्यादा करते हैं। मतलब मॉल्स ले लो, दुकानें ले लो, अपने इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, बाहर के हिसाब से बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल ऑफिसेस जहां पर बनता है, वहां पर ये रियल एस्टेट लेते हैं। अब विदेश में अगर बात करें, इनफैक्ट हमारे देश में भी बात करें, कॉर्पोरेट्स के लिए एक रहता है, तो दो तरीके के डेट होते हैं। अब आप में से काफी लोग जो रॉबर्ट कियोसाकी को सुनते हो बोलेंगे गुड डेट, बैड डेट। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले वाले ऑप्शन में वो रिटेल, हम जैसे आपके जैसे लोगों को वो वाला लोन मिलता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि भैया हम बैंक के पास जाते हैं, हम बैंक को बोलते हैं भाई साहब हमको 10 लाख रुपए का लोन दो, बदले में बैंक आपसे एक बड़ी वैल्यू का कोलैटरल मांगेगा। वो बोलेगा अच्छा आपकी 20 लाख की जमीन है, वो कोलैटरल रखो, बदले में 10 लाख का आपको अपना लोन देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। इससे बैंक को क्या फायदा है? बैंक को यह फायदा है कि कल को अगर हम लोग उसको रीपे नहीं कर पाए, 3-4 बार वार्निंग वो देंगे, उसके बाद नीलामी करके वो हमारी प्रॉपर्टी बेच देंगे और अपना पूरा पैसा हजम कर लेंगे। सिंपल है, ये चीज कर लेंगे। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज होती है कि बैंक्स तो ये वाली चीज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया वो है नॉन रिकोर्स। नॉन रिकोर्स में क्या होता है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या कर रहे हैं, $200 मिलियन का ये बढ़िया कमर्शियल प्रॉपर्टी लगी हुई है, वो जाके बैंक्स को नॉन रिकोर्स वाला लोन, और ये बड़े लोगों को मिलता है, बड़े लेवल वाले लोगों को, तो वो जाके बोलते हैं कि भाई साहब ये $200 मिलियन वाले पे मेरे को उधार चाहिए। सामने बैंक बोलेगा अच्छा $200 मिलियन वाली प्रॉपर्टी पे आपको उधार तो दे रहे, कितना चाहिए, मेरे को $150 मिलियन का उधार चाहिए भाई साहब। तो बोले चलो ठीक है, ये $150 मिलियन तुम ले लो, पर इसके अगेंस्ट कोलैटरल क्या होगा, वही प्रॉपर्टी जो $200 मिलियन की है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी जहां पर जा रहे हैं तो वो बैंक्स इस पे ड्यू डिलिजेंस करेंगी और वो देखेंगे अच्छा इस प्रॉपर्टी का दाम तो आगे $400 मिलियन होगा, $500 मिलियन होगा, ठीक है दे दो। फिर ये $150 मिलियन लेके रॉबर्ट कियोसाकी एक और जगह पर लगाएंगे, भैया ये $150 मिलियन लगाए, $120 मिलियन। तो आप समझ लो ऐसे 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 करके रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना दिमाग लगाया और $1.2 बिलियन घुमा दिए हैं। अब इसमें हम वर्स्ट के सिनेरियो समझते हैं। लेट्स से लेमन क्राइसिस जैसा कुछ हुआ, इनकी रियल एस्टेट डूबने लग गई। वैसे भी रॉबर्ट कियोसाकी वो व्यक्ति हैं जो लास्ट 4 साल में 50 बार प्रिडिक्शन दे चुके हैं कि मार्केट बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, और बिलीव मी उनके 50 प्रिडिक्शन में से 1 या 2 तो सही भी हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। लेकिन पॉइंट हम ये नहीं है, पॉइंट ये समझते हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो इधर क्या होगा। वो क्यों कह रहे हैं कि मैं अगर गया तो बैंक्स जाएंगी, बिकॉज जब इतने बड़े स्केल का लोन कोई लेता है तो बैंक्स के लिए बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ा होल हो जाएगा अगर ये फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक्स को लगा कि ये जो प्रॉपर्टीज जिस पे रॉबर्ट कियोसाकी ने लोन लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं गिरने वाले कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बैंक्स अपनी पूरी टीम लगाएगी कि भैया बचाओ रॉबर्ट कियोसाकी को। आप समझ रहे हो उसने क्या दिमाग लगाया है? रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब ने लगा दिया है कि बॉस अब मेरे को इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं डूबा तो तुम तो डूब जाओगे, कैश है मेरे पास, मैं तो निकल लूंगा, पूरी बैंक डूब जाएगी, तुम लोग मैनेजमेंट को क्या मुंह दिखाओगे, स्टेक होल्डर्स को क्या मुंह दिखाओगे। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी इज मेकिंग श्योर कि मैंने ऐसे एसेट्स लिए हैं जो पहली बात मेरे को एप्रिसिएशन देंगे, मेरे को पैसा बना के देंगे, और अगर डूबने की बारी आई तो बैंक्स अपने ब्राइटेस्ट माइंड्स जो स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हर जगह के, लंदन बिजनेस स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, ये सब बैठ के मुझे कहीं ना कहीं बचाने आएंगे। तो कहीं ना कहीं फ्री में इनको वहां पर एक तरीके से फ्री लेबर मिल गया है जो इनके लिए रिसर्च करके हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि डेट उन्होंने ऐसी चीज के लिए है जो कि वो एसेट्स पे डाल सकता है। अच्छा, अब एसेट्स में भी ना 2 तरीके के एसेट्स होते हैं। एक एसेट होता है कि भाई आपका एक इनकम जनरेटिंग एसेट होता है जो सिर्फ एक बार इनकम जनरेट करेगा, और एक होता है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे इनकम जनरेट करेगा। कैसा? अब एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, और यहां पर आपको समझ में आएगा कि गुड डेट बैड डेट नहीं होता। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होती है। अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिए। तो
एक एस्पेक्ट इसको इस तरह से समझो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आज लोन लेता हूं क्योंकि मेरे को एक बिजनेस चलाना है, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलानी है, और मुझे लगता है कि मैं एडसेंस चलाऊंगा तो वहां से मैं बहुत अच्छा रिटर्न बना सकता हूं। मैं एड्स चलाऊंगा गूगल पे और बदले में टी शर्ट्स बेचूंगा, एग्जाम्पल है। अब अगर मैं गूगल पे एड्स चलाऊंगा, उसके लिए मैंने लोन लिया हुआ है और वो गूगल एड्स पे डाला हुआ है, अब लॉजिकली बताओ उसका रिटर्न मैं कितने बार निकाल सकता हूँ? एक ही बार निकाल सकता हूँ ना, भले डबल निकालूं, 30% निकालूं, 40%, जो भी निकालूं वो एक ही बार निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऐड पे एक बार पैसा लगा उधार वाला, ऐड चले, रिटर्न आया। अब वापस ऐड चलाने के लिए वापस मेरे को उधार लेके डालना पड़ेगा, या फिर जो भी प्रॉफिट है उसको रिवर्ट डालना पड़ेगा। तो ये सिंगल टाइम इनकम जनरेटिंग ऑप्शन है। लेकिन वहीं पर अगर मैं पूरा पैसा डालता हूं और उस पैसे को डालने के बाद मैं बोलता हूं कि यार बॉस ठीक है, अब ये वाली सारी चीजें सेट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं मैं रियल एस्टेट में अगर इसको डालता हूं तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेंट हर महीना आ रहा है, रेंट के एग्रीमेंट हर साल रिवाइज हो रहे हैं, मार्केट कंडीशन बदल रहा है उस हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूं, नया टेनेंट आ रहा है उस हिसाब से बढ़ा रहा हूं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मैं बड़े बड़े एग्रीमेंट 2-2, 3-3 साल के साइन करवा रहा हूं, एडवांसेस रख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा सिक्योर्ड होता हूं। तो रॉबर्ट कियोसाकी इसलिए इनकम जनरेटिंग ऑप्शन पे तो लगा रहे हैं, लेकिन सोच समझ के इस तरह लगा रहे हैं। और इसी माजरे के कारण माय डियर फ्रेंड्स, वो 1.2 बिलियन डॉलर का जो बहुत बड़ा उधार है, जिसका राई का पहाड़ बन चुका है, ये डेंजर सही में बैंक्स के लिए है। अगर रॉबर्ट कियोसाकी गए तो बैंक्स पूरी तरीके से जाएंगी, तो बैंक्स कहीं ना कहीं इंश्योर करेंगे। अब इसमें रिस्क क्या है ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता कि रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या ये सारे के सारे 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो पैसा लिया हुआ क्या सिर्फ इनने रियल एस्टेट पे लगाया। क्योंकि मुझे डर है कि जितने बार ये क्रैश 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 कहते हैं, अगर इनने गलती से कुछ नेगेटिव वो लेके रखे होंगे, क्या बोलते हैं, लेट्स से जैसे हमारे देश में पुट्स बोलते हैं, पुट बाय कर लो ऑप्शन का, वैसे ही उनने कुछ तरह का इंश्योरेंस या कुछ लिया होगा जिसपे वो प्रीमियम भर रहे हैं। अगर वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ इस 1.2 बिलियन डॉलर का, तो भाई उनको तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र जी ली है भैया, जीवन जी लिया, अपनी उम्र जी ली है, एज हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी उन बैंक्स को। तो अब आप कमेंट्स में बताओगे कि रॉबर्ट कियोसाकी स्मार्ट है कि फूल है। ये सब समझने के बाद वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट्स में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।